हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसके जीएस के पोर्शन की। देखिए, हमारा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि हम जीएस के पोर्शन का जो या जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनका केवल सॉल्यूशन दें। हमारा उद्देश्य है कि हम कुछ ऐसी टेक्निक आपको बताएं जिन स्टूडेंट्स का आगामी स्टूडेंट है, आने वाला एग्ज़ाम है कल या परसों में, वो किस तरीके से अपने 4 5 या 6 क्वेश्चन सही कर सकता है। क्योंकि जीएस टफ है, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कुछ क्वेश्चन आपके आईक्यू पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कितना बेटर है एग्जामिनेशन हॉल में, इससे आप कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्यों ये क्वेश्चंस जो हैं हमें किस तरीके से एक एक ऑप्शन को काटते हुए करने थे और किस तरीके से हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते थे। तो बहुत आराम से करेंगे हम, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पणिनि के प्रसिद्ध रचना कौन सी है जिसमें जो है व्याकरण की आधारभूत व्यवस्थाओं को बताया गया है। यानी कि भारत का व्याकरण पर आधारित पहला अगर कोई ग्रंथ है तो पणिनि का अष्ट अध्याय है। देखिए, इसमें ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हर्षचरित्र का कोई मामला नहीं है, नाट्य शास्त्र का कोई मामला नहीं है। इसके बाद इसे भी क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिए, बहुत आराम से ये देखिएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आपने आराम से पढ़ा है। कह रहा है कि किस संस्थान के द्वारा वायुमंडलीय रेडार के संकेतों से वर्षा का पता लगाने, वर्षा ये की पॉइंट आ गया इसका ना, की पॉइंट वर्षा का पता लगाने के लिए एक पेटेंट हासिल किया गया है। तो वर्षा का मतलब यह है कि जो केरल हमारा राज्य है, ये केरल है और सबसे पहले मानसून यहीं टकराता है ना, तो इसका आंसर ये होने की संभावना है। दिल्ली बिल्कुल संभावना नहीं है, ये कोई है ही नहीं, ये कोई मतलब ही नहीं बैठता इसका। तो कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वर्षा के लिए इन रेडारों का प्रयोग कर रहा है, इसका पैटर्न इसने ग्रहण किया है। ये आईक्यू पर डिपेंड था आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 पर हम आ जाते हैं। 115 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार और भूटान दोनों देशों के साथ साझा सीमा करता है। तो देखिए, इसकी इमेजिनेशन आपको बता दूं, ये मैं नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन बना रहा हूँ यहाँ ना, ये नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है और ये हम देखते हैं, ये इधर नेपाल है, ये हमारा राज्य है सिक्किम और ये भूटान है, और फिर ये इधर जो है ये पूरा का पूरा म्यांमार है। तो हमारा एक राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ एक तरफ इसके म्यांमार और एक तरफ भूटान, यही शायद दो देश इसने दिए हैं कि म्यांमार और भूटान के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश इसका डी आंसर हो जाएगा, ये भी आपको करना था। आंध्र प्रदेश कोई मतलब नहीं, हिमाचल कोई मतलब नहीं, यूपी कोई मतलब नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ये भी नहीं पता था तो आप ये देखिएगा इसने कितने कमज़ोर ऑप्शन दिए हैं, आपको वही आंसर करना था। सहजता, सबसे बड़ी बात क्या है? सहजता, प्रेजेंट ऑफ माइंड। आपका एग्जामिनेशन हॉल में इतना बेटर होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। आप देखिएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। ये कह रहा है कि बुकारेस्ट जो है किस देश का राजधानी शहर है। अच्छा, बुकारेस्ट और बुकापेस्ट, जिसमें पेस्ट आता है, बुकापेस्ट वो हंगरी का है, लेकिन बुकारेस्ट जो है रोमानिया का है। ये बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन उसने पूछा है, उसे पता है कि यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है। जैसे आपने एशिया के कुछ देशों की राजधानी देखी होगी या एशिया के कुछ देश देखे होंगे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इनकी कैपिटल जो है वहाँ भी कन्फ्यूजन है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 117 क्वेश्चन। 117 क्वेश्चन देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज जो हैं वो काम करती है। अच्छा, इंडिया में एंटी डोपिंग एजेंसीज के लिए सबसे ज़्यादा कार्य पंजाब में किया जाता है और पंजाब में सिख रहते हैं, और जितने भी सिख्स हैं उनमें 70-80% का कनेक्शन जो है कनाडा से है। और यही हम देख रहे हैं कि एंटी डोपिंग का जो मुख्यालय है वो कहीं ना कहीं मेड्रियल में है, और मेड्रियल कनाडा में है। अगर मैं बात करूँ तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर यहाँ, और इसके तट पर ये ओटावा, दो बहुत बड़े कनाडा के जो शहर हैं वे बहुत फेमस हैं यहाँ। टोरंटो भी कनाडा का बहुत प्रसिद्ध शहर है, लेकिन हम सेंट लॉरेंस के तट पर ये मेड्रियल देखते हैं, और मेड्रियल वर्ल्ड में गत्ते के लिए बहुत फेमस है। जैसे सहारनपुर में हम पेपर मिल को देखते हैं ना, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जेनेवा स्विट्जरलैंड का कोई मतलब है ही नहीं, न्यूयॉर्क यूएसए का भी मतलब नहीं है, और फ्रांस का भी मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 118 हम देखते हैं। ये कह रहा है कि शांति के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार, अच्छा कुछ खास नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम इसे देखते हैं। 118 के बाद हम देखते हैं 119। 119 कह रहा है कि लास्को गुफाएं जो हैं किस देश की हैं। तो लास्को गुफाएं फ्रांस की हैं, ठीक।
ठीक, ये हमें ध्यान रखना है कि लास्को गुफाओं में क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं फ्रांस का, ये सबके लिए टफ है। मैं एक टीचर हूँ, मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे माइंड से स्लिप हो जाए, या मैंने कभी पढ़ा हो मुझे याद ना हो, या मुझे रिकॉल ना हो रहा हो। एक स्टूडेंट से हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फ्रांस की इन गुफाओं के बारे में जानता होगा। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लक बाई चांस से नहीं हो रहा है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, सहजता के साथ छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब ये है कि सहजता के साथ आपको अपने हिसाब से लगा देना है। ये मेरिट पर इसका कोई खास प्रभाव हमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगला क्वेश्चन जो है इसका मेरिट पर प्रभाव दिखाई देगा। फिर मैं वही अपना लॉजिक बता रहा हूँ आपको कि आपको ऑप्शन काट कर काम करना है। ऑप्शन काट कर कैसे काम करना है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं समान नागरिक संहिता, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है, 44। ये सबसे पहले गोवा में हुई। गोवा के लोगों ने क्या किया, इसे एडॉप्ट कर लिया। इसके लिए कोई अधिनियम पारित नहीं किया, कोई एक्ट लेकर नहीं आए, एडॉप्ट कर लिया। हर एक व्यक्ति ने समान नागरिक संहिता से काम करना स्टार्ट किया, यानी कि सबके लिए एक जैसे कानून को फॉलो किया। यहाँ हम देखते हैं यूपी में मान लो मुस्लिम महिला थी तो उसके लिए संबंध विच्छेद के तरीके अलग थे, वो तलाक 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 कहने से उसके संबंध विच्छेद हो जाते थे। जो हिंदू महिला थी यूपी की ही, उसके लिए ऑन पेपर कार्य या प्रोसीजर को फॉलो करना होता था। तो यहाँ समान नागरिक संहिता जो है लागू नहीं थी। हालांकि अब तलाक पर हम एक अधिनियम लेकर आए हैं हमारी गवर्नमेंट, लेकिन किस राज्य ने बहुत लीगल तरीके से एक्ट पारित किया, तो सबसे पहले एक्ट पारित कर लिया इसके लिए उत्तराखंड ने। लेकिन इसने उत्तराखंड नहीं पूछा, इसने पूछा है दूसरा। तो दूसरे नंबर पर गुजरात ने ऐसा काम किया है। ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों बीजेपी शासित राज्य हैं। उत्तराखंड में धामी जी हैं और गुजरात में तो आप जानते ही हैं। इसके बाद आ जाइए 120 के बाद हम देख लेते हैं 121 क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को का फ़ायदा उठाकर अपने आगामी पेपर में इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अक्टूबर 2025 में जीएसटी परिषद के लिए सबसे ऊंची दर, अब ऊंची दर का मतलब क्या है, ऊंची दर का मतलब जैसे कि हम देखते हैं 5%, फिर हम 18%, फिर 28%, फिर 40%, हम ऐसे देखते हैं। एक 0% भी स्लैब कह देते हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं है, यानी कि वे व्यापार या वे चीज़ें जिन पर कोई टैक्स नहीं है। अब होता क्या है कि इस बार भारत सरकार ने 28% की 90% चीज़ों को इसमें मूव कर दिया। अब ज़्यादातर चीज़ें 18% के टैक्स के क्राइटेरिया में हम ले आए, लेकिन 40% का सबसे ऊंचा बचा हुआ है। 40% उस व्यवस्था के तहत है जिस व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि भैया समझना बात, 40% में हम ये व्यवस्था देखते हैं कि जो आदमी के शौक को इंडिकेट करती हो या जो उसके स्टैंडर्ड को डेवलप करती हो उसके लिए, जैसे सिगरेट पीना, जैसे मान लीजिए पान गुटखा तंबाकू, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कारें या बहुत बड़ी बाइक जिनका 350 सीसी से ज़्यादा की जो कीमत की बाइक है, उन चीज़ों का हमने 40% में रखा है। तो सबसे ऊंची स्लैब डी होगी। ये बहुत बढ़िया है, उष्णकटिबंधीय। बस अगर ये उष्णकटिबंधीय दे रहा है, नारियल किस देश को प्रभावित करने वाला भीषण चक्रवात था, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध, आप इंडिया को देखोगे भी तो उष्ण कटिबंध, क्योंकि क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ये है और इसके यहाँ से जाती है मकर रेखा, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध है और ये शीतोष्ण कटिबंध है। अब इस वाले एरिया में जो हम देख रहे हैं वो नारियल देख रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 123। भाई ये क्वेश्चन जो है मतलब कोई मेरिट तैयार में कोई ज़्यादा बड़ी अहम भूमिका नहीं निभाता। हरे रंग का कारण क्या है, क्लोरोफिल है। ये क्लास 6 का क्वेश्चन है। बरुआ झील उत्तर प्रदेश, देखो यूपी बहुत अच्छे से पढ़ना था और यूपी में झांसी में बरुआ झील है, आपको ये बहुत अच्छे से याद करना था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 125 क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। भैया मधुबनी या मिथिला, ये की पॉइंट है। मधुबन का मतलब उत्तर प्रदेश से बिल्कुल नहीं, झारखंड से बिल्कुल नहीं, पश्चिम बंगाल से बिल्कुल नहीं, ये हमारा बिहार से सीधा मतलब इसका है। इसके बाद हम 126 के बाद 127 पर आते हैं। देखिए मैं जो बार बार आपको कह रहा था, छोटे भाई छोटी बहनें जो हैं वो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आपको ऑप्शन काट कर करने हैं। अगर आप बिना ऑप्शन काटे करेंगे तो हो सकता है आप गलत लगा दें। कैसे, ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट जानता है उसे पहले ही बता रहा है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब खाद्य दिवस का मतलब क्या है, खान पीन से है। इसमें अंतरिक्ष का कोई काम नहीं, इसमें जलवायु का कोई काम नहीं, इसमें उद्योग का कोई काम नहीं। खान पीन का मतलब भूख से है, सीधा सीधा इसका ये आंसर होने वाला है ना। इसके बाद 127 के बाद 128 हम देखते हैं। 128 में हम ये देख रहे हैं कि भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है या परमाणु परीक्षण जो है कार्यक्रम जो है वो कितने चरणों में हुआ। देखिए 2 बार हम देखते हैं, एक बार हम 1970
4 में इंदिरा गांधी के समय देखते हैं, और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद 1998 1999 के आसपास किया था। पहले वाले में हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हमने ये प्रोजेक्ट चलाया था राजस्थान में। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कितने स्टेप में पूरा करते हैं, तो हम इसे 3 स्टेप में पूरा करते हैं, 3 चरणों में ये पूरा होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 128 है ना। क्वेश्चन नंबर 128 के बाद हम आ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 129। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन नंबर 129 है भैया, मैं बिल्कुल मान के चल रहा आपको बिल्कुल नहीं आता, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपको 129 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता। लेकिन मेरी बात बताना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये आपको आता है? ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड है भैया, उसमें ट्रेड तो आप टी जानते ही हैं। अब टी किस में है? सेबी में टी नहीं है, आरबीआई में टी नहीं है, नाबार्ड में टी नहीं है। तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, इसमें टीसी में तो है। सहजता से ही तो करना था, मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर आराम से करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट देख पाएंगे। भाई सेबी का क्या काम है, आरबीआई का क्या काम है? क्यों करेगा वो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट? बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो इसे रेगुलेट करता है। ऐसा ही क्वेश्चन ये है 130, बिल्कुल किसी किताब का नहीं है, बिल्कुल आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है, बिल्कुल आपके दिमाग की उस स्थिति पर डिपेंड करता है जो आप लेकर जाते हैं। ज़्यादा प्रेशर से जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। जैसे खेती के निर्वाह से लेकर, मतलब खेती निर्वाह से लेकर प्लस किस चीज़ के प्रकार को भिन्न रही है, मतलब प्रकार तक भिन्न रही है, यानी कि कितना मल्टीपल इसने काम किया। तो खेती का कोई मतलब ना समुद्र से है ना डिजिटल से है, बार बार कह रहा हूँ, ऑप्शन काट कर करने हैं। खेती का कोई मतलब जो है व्यापक से नहीं है, व्यापक तो कोई बात ही नहीं है, व्यापक तो अपने आप में है ही खेती। सारे प्रोडक्ट खेती के तहत ही जाते हैं, जितने चीज़ें देखते हैं चावल से या चावल के आटे से या पाउडर से बनते हैं, गेहूँ से गेहूँ के पाउडर से बनते हैं, दूध से दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, व्यापक तो है ही है। लेकिन वाणिज्य को अगर हम यहाँ रखेंगे बिल्कुल सेट हो जाएगा 130। 131 आप देखें, मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, नहीं पता, लेकिन आप ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग शब्द कितनी बार आपने पढ़ा है? वैश्विक तापन नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनके उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। प्रेजेंट ऑफ माइंड डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रेशर के साथ जा रहे हैं। बहुत सहजता के साथ जाएंगे तो एक का क्वेश्चन कर पाएंगे, मुश्किल नहीं है, वो जानता है। उसने 3 ऑप्शन इतने आसान दिए। अम्लीय वर्षा, कैसे अम्लीय वर्षा हो जाएगा? वर्षा तो किसी भी प्रकार की हो, ग्रीन हाउस गैसों के लिए कैसे हो जाएगी? ओजोन स्तर कैसे हो जाएगा? वनों का उन्मूलन, बिल्कुल नहीं, पेड़ों को काट देना एक छोटा कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। इसके बाद 132 पर आ जाइए। आप मुझे बताइए कि रेपो दर किस संगठन के द्वारा निर्धारित होती है? भैया वित्त मंत्रालय बिल्कुल नहीं, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड बिल्कुल नहीं, नीति आयोग बिल्कुल नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी रहती है कि वो रेपो और रिवर्स रेपो को डिफाइन करे। इसके बाद 2026 में जो पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों के लिए उत्तराखंड से संबंधित हैं, उनके बारे में कह रहा है, तो भगत सिंह कोश्यारी ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस फील्ड के लिए पद्म भूषण 2026 दिया गया। 134 क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया है कि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो किस में है? अब एक बात बताओ, 10 में दल बदल हो गया, काट दो। 9 में जो हो गया भूमि अधिग्रहण हो गया। 5 में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 में हम जातियों और जनजातियों के लिए जो SC/ST के लिए आरक्षण की बात देखते हैं। बिल्कुल चौथे नंबर का जो आंसर है ये बिल्कुल 4th जो शेड्यूल है, चौथी जो अनुसूची है, वो 134 का आंसर है। 134 के बाद 135वां क्वेश्चन है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आप नहीं जानते, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा कि कंपास की बात कर रहा है, सुई की दिशा की ओर इशारा कर रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में कंपास चला देते हैं और हम उसे ज़मीन पर रखते हैं, तो जो सुई होती है वो मूव करती रहती है। मूव समझ रहे हैं? वो ऐसे घूमती रहती है जैसे चुंबक। जब हम 2 चुंबक को ऐसे मिलाते हैं ना, तो चुंबक भी ऐसे ही करती रहती है। तो इसका आंसर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। नाभिकीय बल क्यों होगा? क्यों गुरुत्वाकर्षण बल होगा? और संघर्ष जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी तो कोई संभावना है ही नहीं। आपको ऑप्शन काटते हुए करना है तो आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी गलत करके आए होंगे। भैया प्रहार की बात कर रहा है, प्रहार मतलब अटैक, एक तरह से हमें क्या करना है? अटैक करना है। भाई हम अपने उद्योगों पर अटैक करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम आर्थिक विकास पर अटैक करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष का जो हमारा रक्षा प्रसार विस्तार है, इस पर अटैक करेंगे क्या? हमें तो एक ही चीज़ पर अटैक करना है, वो है आतंकवाद पे। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल, मतलब अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो आप
प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका ठीक नहीं है, आप सहजता से नहीं कर रहे, इसलिए ये क्वेश्चन गलत करके आप आएंगे। अगला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे काटना चाह रहा हूँ दूर से ही, ताकि आपको पैनिक होने से बचा सकूँ। क्यों बचा सकूँ? मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि आप यूपी के किसी भी ज़िले से बिलोंग कर सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने ज़िले की तहसीलों की संख्या नहीं जानता तो ज़रूरी है कि यूपी के बलिया ज़िले की तहसीलों की संख्या जानता होगा। मेरिट पर इसका कोई भी कहीं से कहीं तक भी कोई प्रभाव नहीं है। इसके गलत होने से आप मेरिट से बाहर हो रहे हैं, ये बिल्कुल मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि आपकी किस्मत बहुत तेज़ रही हो और आप इसका आंसर ये लगा कर आए हों। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जिसका आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना। जिसको ठीक है, आपसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये आपसे ही नहीं किसी भी टीचर से भी हो सकता है। वो कोई अगर हवा में बहुत ज़्यादा फेंक रहा हो कि मेरे पढ़ाए हुए से आया है, नहीं, ये बहुत टफ क्वेश्चन में आता है, आसान में नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 138 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से 2026 में 20 सिटीज़ जो टूवर्ड्स जीरो वेस्ट हैं, इसमें पहल के रूप में शामिल हुआ है तो केरल है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 139 ये कह रहा है कंवर झील किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। कंवर झील किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। ये आपको ध्यान रखना है। उन्हें कह दो। ठीक है, ये जो है कंवर झील कहाँ की है, आप ध्यान रखेंगे, ये बिहार की है। 140 क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो धोकरा, देखो इसे मैं नहीं कह रहा कि आप जानते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसे आराम से पढ़िए। ये कह रहा है कि धोकरा एक धातु शिल्प है जो विश्व के सबसे प्राचीन अलोहा धातु ढलाई परंपराओं में से एक है। इसका की पॉइंट इसने ये दिया कि मोहनजोदड़ो के साक्ष्यों से मिला है। इसके बारे में कह रहा है कि कौन सी तकनीक होती थी। अपकेंद्रित तकनीक बहुत खतरनाक तकनीक थी, जिसमें क्या करते हैं हम, मतलब जमाव, जो मोटी चीज़ें हैं वो जमाव की तरफ आती हैं, ये बिल्कुल उस समय नहीं थी। विद्युत का तो शब्द ही नहीं था, ढाई ढुलाई भी बिल्कुल नहीं था। तो इसमें भ्रष्ट मोम ढलाई इसका आंसर था। ये इससे कनेक्ट आप इससे करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑप्शन काट कर करेंगे तो बेटर कर पाएंगे ना। इसके बाद हम आ जाते हैं 141 पर, और 141 जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस तरीके से क्वेश्चन है 141 बढ़िया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो जो है उसकी स्थापना कब की गई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन है 1970। 1888 में आए। कोडेक कैमरा बहुत चला भाई, कोडेक कैमरा आपने देखा भी होगा, लाइट फ्लैश बहुत ज़्यादा इसका दौर रहता था। ये जॉर्ज ईस्टमैन ने इसे बनाया था। ये बहुत फेमस था, बहुत पहले बना चुके थे। इसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, जब हमारी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उसके 3 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे इंटरकनेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रह पाएगा ना। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, CSIR मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया। 2-3 मैगजीन में मैं देख चुका इसे। ये उड़ीसा का जो पुंसारी गांव है, ये स्मार्ट सिटी के रूप में जो है विकसित किया गया है, स्मार्ट गांव के, है ना। इसके बाद 143 के बाद हम देख रहे हैं 144। मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ, जो भी बच्चा ये कह रहा है भाई 144 बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है, भाई एक बात बताइए आप, 144 टफ पूछा है। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री या मंत्रियों की नियुक्ति, इसमें संसद है, ये तो जानते थे आप। इसमें जो है राष्ट्रपति किसी भी समाधान को माफ करता है, किसी की फांसी की सज़ा वगैरह को, ये 2 नहीं है। तीसरे में विशेष भाषण की बात करता है, या कोई भी पहली लोकसभा जब गठित होकर आती है। ये कहाँ से कहाँ तक है, 75। अगर ये 75 कह रहा है तो कन्फ्यूज़ कर रहा है, नहीं तो 75 2 3 4 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 तो डायरेक्ट ही नियुक्ति है, वो चाहे प्रधानमंत्री की हो या मंत्री की हो। आपको काटते हुए ऑप्शन करने हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद आप आ जाइए इधर 145। अब 145 में हम ये देख लेते हैं कि नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कला है, एक ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया भाई। पतंजलि का, पणिनि का, अष्टाध्याय, और इनका तो हम देख चुके हैं महाभाष्य। ये भरत मुनि का है, बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। 145 के बाद 146 में भाई मुझे ये बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब युद्ध लड़ रही है 23 जून को 1757 में ना, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से क्या मतलब है, हैदराबाद के नवाब का क्या मतलब है, और खिलजी क्या कर रहा है यहाँ, बिल्कुल बंगाल का नवाब है, कैसे गलत कर सकते हैं हम भाई से। 146 के बाद 146 के बाद 147 पे हम आ जाते हैं।
ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर जाती है। भाई इसने बस ये नहीं पूछा पेरिस की राजधानी किस नदी के किनारे है, ठीक है, बस होकर जाती है तो सीन। अच्छा मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना चाह रहा, मैं ये कह रहा भाई अमेजन जो है, मैं अगर बात करूँ ये साउथ अमेरिका है, आप समझना, ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अमेजन तो यहाँ है साउथ अमेरिका में, और जबकि ये तो बात यूरोप की कर रहा है, ये अफ्रीका हो गया, ये तो बात यहाँ यूरोप की कर रहा है, ये है यूरोप, ये है वो नदी, ठीक है, ये इटली है यहाँ। तो कैसे अमेजन को मान सकते हैं, अमेजन तो कहीं से कहीं नहीं है। डेन्यूब कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है क्योंकि ये लगभग 10 देशों से होकर जाती है यूरोप के, और 5 देशों की राजधानी इस डेन्यूब नदी के तट पर ही है, बहुत फेमस है डेन्यूब। लेकिन इसका सीन है, बहुत बच्चे रटते हैं, रटते रटते भी उन्हें याद है कि सीन नदी है ना। 148, आप मुझे इसका भी देखिए कि प्रेम भाग्य रिश्तों की पड़ताल करने वाला एक उपन्यास है, इट्स ऑफ ऑल इन द प्लैनेट्स, जो है वो प्रीति सेनाई की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मार्च 2026 में पीपल रिपब्लिक ऑफ द चाइना भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए तो विक्रम के दोरेस्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये पहले भी आया था कि निम्नलिखित प्लेटफॉर्म में से कौन सा पेशेवर जो आपको पैसा प्रोवाइड या नौकरी वोकरी दिलाता हो उसके नेटवर्किंग के लिए काम करता है। भाई स्नैपचैट तो वीडियो बना के टाइम ख़राब कर रहा है, फेसबुक बहुत ओल्ड हो गया, अब इसके को देखने वाले जो हैं 40 या 35-40 की एज के बाद के हैं। अब इंस्टा की हम बात करते हैं तो यंग है बिल्कुल, यानी कि 15-16 से लेकर 25-30 के लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इसका लिंक्डइन बचा है, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है लिंक्डइन, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझे, और आपने अगर ये समझा भी होगा तो आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, मतलब मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हमें ऑप्शन को काट कर करना है। सभी सोल्यूशन जीएस के मैं आपको कराता रहूँगा, आपको बहुत सहजता के साथ करना है, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस काम क्या है कि आपको ऑप्शन को, पहले क्वेश्चन को बहुत टुकड़ों में पढ़ना है, फिर ऑप्शन को काटना है कि ये क्यों नहीं है, अपने आप जो आंसर होगा वो निकल कर आएगा, कुछ ना कुछ लॉजिक कुछ ना कुछ उसमें दिया होगा। तो चलिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।